आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा भौतिकी का जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है तो F12 by F13 क्या होगा। इंग्लिश में अगर बोले, equal charges are placed on 3 edges of a square. If the force in between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then F12 by F13 will be. आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया गया है एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। इसका मतलब एक यहाँ Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q। लेकिन इस प्रश्न में एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि तीनों चार्ज चाहे समान हो लेकिन तीनों का नाम अलग अलग दिया गया है, Q1, Q2 और Q3। तो यहाँ पे हम इसको भी Q1, Q2 और Q3 नाम दे देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों चार्ज जो है इनका मान बराबर है। अब Q1 और Q2 के बीच सबसे पहले वर्ग है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम ये मान लेते हैं इस वर्ग की जो भुजा है वो A है, तो चारों भुजाएं A होंगी। अब हम Q1 और Q2 के बीच के बल का अनुमान लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F12 यानी फोर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 Q1 चार्ज आवेश Q1 और आवेश Q2 के बीच का बल F12 हो जाएगा कि Q1 Q2 बाय A स्क्वायर। और हमें पता है कि Q1 और Q2 सब बराबर है, तो सबको हम एक नाम दे देते हैं Q। ये भी Q, ये भी Q और ये भी Q, तीनों Q है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू Q बाई A स्क्वायर, यानी कि ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा F12, चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का बल। अब ये कहाँ से आया, हम लोग पढ़े हैं, ये कूलाम का नियम जो है। अब दूसरा निकालते हैं F13। F13 होगा, F13 हो जाएगा, F13 बराबर होगा कि Q1 इंटू Q3 बाय, अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पे, अब ये दूरी हमें पता करनी होगी, ये वाली दूरी Q1 और Q3 के बीच की दूरी हमें पता है ये A है और ये भी क्या है, A है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 2A। अब ये हो जाएगा K1 Q2 बाय अंडर रूट 2A का स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर K Q1 इंटू Q3 बाय 2A स्क्वायर। अब Q1 और Q3 दोनों बराबर हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो ये फिर से हो जाएगा F13 बराबर K Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। अब देखते हैं, अब हमें निकालना क्या है, F12 बाय F13। तो हम लोग ये निकालते हैं F12 बाय F13, ये हो जाएगा F12 बाय F13 बराबर हो जाएगा, ऊपर में क्या है K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर और नीचे में क्या है K Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया, A स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर कट गया, ये नीचे में है 2 तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाय 1। इसका मतलब F12 बाय F13 क्या आ गया, 2 बाय 1। अब देखते हैं 2 कौन सा, 2 बाय 1 कौन सा आंसर है, तो 2 बाय 1 ये 2 है, तो ये हमारा बी आंसर हो गया। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। When 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metallic sphere, then charge on sphere is. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। इससे हमने क्या किया, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने इससे क्या किए, निकाल दिए। इससे क्या किया हमने, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए,
निकाल दी। तो सबसे पहले ये बताइए हमें कि जब इलेक्ट्रॉन हम किसी चीज से निकालते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जब 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, तो दोनों ऑप्शंस को कैलकुलेट करते हैं। आइए, अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस में होता है। लेकिन क्योंकि हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इस मेटेलिक स्फीयर से, तो इस पे जो चार्ज आया है वो कौन सा आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। यानी एक इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस इलेक्ट्रॉन के हटने के कारण इस पर, अब हम अगर 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स इससे हटा दे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये अलग है तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा Q बराबर हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 टू द पावर 14 कूलम। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइक्रो कूलम में हमारा आंसर दिया गया है। तो माइक्रो कूलम क्या होता है? माइक्रो कूलम होता है 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 को हम लोग माइक्रो कूलम कहते हैं, 10 टू द पावर -6 कूलम को। तो यहाँ 10 टू द पावर -6 करने के लिए क्या करना होगा हमको इसको 10 से भागा देना होगा। 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो 10 से यहाँ अगर भागा देते हैं तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा इंटू 10, ताकि हमारा जो समीकरण आया है, जो मान आया है वो बदले ना। हमने 10 से भागा और 10 से गुना कर दिया, ये हो जाएगा 10 से भागा करने पर ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 और ये हो जाएगा 16। तो 16 गुने 10 टू द पावर -6 कूलम। अब ये इसको हमने क्या कह दिया? 10 टू द पावर -6 को माइक्रो, तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरा हमें प्रश्न दिया गया है कि द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज। तो हम लोग जानते हैं, जैसे अगर कोई हमारे पास चार्ज Q है, चार्ज हमारे पास Q है, और तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलती हैं वो ऐसे निकलती हैं। तो हमें पता है इससे समान दूरी वाले बिंदुओं को अगर हम मिला दें, इससे सारे समान दूरी वाले बिंदुओं को मिला दें तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होता है, समविभवी पृष्ठ। तो या फिर हम इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकते हैं, क्योंकि इस सरफेस के सभी पॉइंट्स इस चार्ज से समान दूरी पर है। तो हमें पता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। पोटेंशियल एट डिस्टेंस x आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r चार्ज विथ चार्ज Q इज। तो हमारे पास दिया हुआ है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, और इस पर जो आवेश है, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो है Q। इस पूरे गोले पर चार्ज है Q। अब इस गोले से केंद्र से बाहर x दूरी पर, यानी इसके केंद्र से लेते हैं, केंद्र से x दूरी पर विभव होता है, पोटेंशियल होता है। तो हमें पता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है जब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें सीधा जो होगा, इस पूरे गोले को पर जो चार्ज है उसको मान लेते हैं कि इसका पूरा चार्ज इसके केंद्र पर संगठित है। तो इस केस में जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वो हो जाएगा के क्यू और केंद्र से दूरी के क्यू बाय एक्स, v इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। तो पोटेंशियल जो विभव आएगा इस गोले के कारण, इस गोले पर जो चार्ज है उसके कारण केंद्र से x दूरी पर, वो हो जाएगा के क्यू बाय एक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, के क्यू बाय एक्स।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, इंक्रीज इन इट्स एनर्जी होगी। तो हम लोग ने पता है यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी वाला, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू वी, मतलब चार्ज आवेश इंटू विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हमारा आवेश दिया गया है वो कितना है, अल्फा कण है। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा कण जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस यानी हीलियम का जो परमाणु है उससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो जो उसका नाभिक बचता है वह उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण में कितना आवेश हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, हम जानते हैं हीलियम में। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो उस पर कितना चार्ज हुआ, 2। तो इस अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 2e, और ये क्या होता है प्लस में, प्लस 2e। तो यहाँ पे Q की जो वैल्यू आई वो आई प्लस 2e, और चार्ज और विभवांतर कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2e इंटू 200 वोल्ट, यानी हो जाएगा ये 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, ये आ जाएगा सी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, हम लोग अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता कि जूल में बताइए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो निकाली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है, जूल में नहीं निकाली है। अगर यही प्रश्न जूल में होता तो हम इसको क्या करते, जूल में कन्वर्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 400 से इसको गुना कर देंगे, 10⁻⁹ जूल। अगर जूल में पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे भी ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा हमें पता है कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एनर्जी, जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। सिंपली इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। इस फॉर्मूला का जो डिराइवेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, इस फॉर्मूला को इस हम लोग कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।